हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के टॉप मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो आप लोग को पता ही होगा कि एडम स्मिथ जो थे वो अर्थशास्त्र के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस साल के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल क्या क्या होती है? तो छोटे चर, तो ये जो होते हैं छोटे छोटे चर, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यक्तिगत इकाई, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये तीनों जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। रॉबिन्स जो थे उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना ये चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है? अब ऐसा किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना ये धन का विज्ञान है? ये किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ जो है आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र के पिता भी हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले माइक्रो किस शब्द का? तो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो रैगनर फिश ने। रैगनर फिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक जिसका कि नाम है एन इंक्वायरी इनटू ए नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक कौन है? ये जो बुक है जिसका कि नाम है एन इंक्वायरी इनटू ए नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन, इसके लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, एडम स्मिथ जो है ये इंक्वायरी इनटू ए नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर है, यानी कि लेखक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो मार्शल थे ये अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र जो है ये मानव कल्याण का विज्ञान है। अब ये कथन किसका था? ये जो कथन है कि अर्थशास्त्र जो है ये मानव कल्याण का विज्ञान है, ये कथन किसका था? तो ये भी कथन मार्शल का ही था। मार्शल का ये कथन था कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की कौन सी समस्या है। तो देख लीजिए, पहली तो समस्या है कि अर्थशास्त्र विकास, दूसरा है साधनों का आवंटन और तीसरा है साधनों का कुशलतम प्रयोग। ये तीनों जो है ये अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है ये अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः जो है किस तथ्य की समस्या है? तो ये चुनाव की समस्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः जो है ये चुनाव की समस्या है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो अर्थशास्त्र को वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है, वर्गीकृत मतलब होता है बांटा जाता है। और अर्थशास्त्र को समाजवादी के रूप में बांटा जाता है, पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित रूप में, यानी कि ये तीनों रूप में अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इनमें से सभी रूप में अर्थशास्त्र को वर्गीकृत यानी कि बांटा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस क्षेत्र में ना क्या होता है? अर्थशास्त्र का जो निजी क्षेत्र होता है और सार्वजनिक क्षेत्र होता है, उस दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। किसमें होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका भी आंसर मिश्रित ही होगा। याद रखिएगा कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन हमारा, उत्पादन वक्र की ढाल जो होता है वो क्या होता है? मतलब किधर से किधर की ओर होता है? उत्पादन वक्र का जो ढाल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन वक्र का जो ढाल गिरता है या फिर ढाल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। याद रखिएगा, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम लोक कल्याण। अधिकतम लोक कल्याण एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है? तो मूल्य तंत्र के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, मूल्य तंत्र के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र ढाल होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है ढाल होता है किसमें, तो ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसने कहा था, ये जो लाइन आगे की दी हुई ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। अर्थशास्त्र जो है इनकी इकोनॉमिक्स जो है ये कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न अर्थशास्त्री में से यानी कि 4 अर्थशास्त्री का नाम दिया हुआ है, 4 इकोनॉमिस्ट का नाम दिया हुआ है। 4 अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, चारों में से कौन जो है वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो कैनन जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। जेबीसी, मार्शल और पीगू ये तीनों जो है ये कल्याणवादी विचारधारा के हैं, लेकिन कैनन जो है ये क्या है, तो कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैनन। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो वितरण जो होता है ये उत्पादन का साधन नहीं होता है। भूमि, श्रम और पूंजी ये तीनों जो है, भूमि, श्रम और पूंजी ये तीनों जो है उत्पादन का साधन है, लेकिन वितरण जो है ये उत्पादन का साधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो है ये विज्ञान एवं कला दोनों है। ऐसा किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों है, ऐसा कहा था मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र यथार्थवाद विज्ञान या आदर्शवाद विज्ञान है, दोनों ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यथार्थवाद विज्ञान भी है और आदर्शवादी विज्ञान भी है। अब ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अब ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है, तो ये कहा था रॉबिन्स ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ये वास्तविक विज्ञान है, ऐसा कहा था रॉबिन्स ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ये उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये किसने कहा था, तो रॉबिन्स ने भी यही लाइन बोली थी कि अर्थशास्त्र जो है ये उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। और अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है, ये भी कहा था रॉबिन्स ने। दोनों का आंसर रॉबिन्स ही होगा। अच्छे से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये कहा था रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये भी कहा था रॉबिन्स ने। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार 4 ऑप्शन में से कौन कौन है, तो उत्पादन, उपभोग और विनिमय। उत्पादन, उपभोग और विनिमय तीनों जो है ये आर्थिक क्रिया के प्रकार है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा दुर्भरता संबंधी विचारधारा है। दुर्बलता संबंधी विचारधारा 4 ऑप्शन में से कौन है, तो देखिए रॉबिन्स जो है ये दुर्बलता संबंधी विचारधारा है इनके, याद रखिएगा रॉबिन्स के जो विचारधारा है वो दुर्बलता संबंधी है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी का जो शब्द होता है मैक्रो, अंग्रेजी का शब्द सुने होंगे मैक्रो, ये ग्रीक का शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी का जो शब्द मैक्रो है इसको भी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस शब्द से लिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक शब्द से लिया गया मैक्रो शब्द, जिसको कि मैक्रोज कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्यापक। मैक्रो और जिसको कि मैक्रोज कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्यापक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि उत्पादन के 4 ऑप्शन में से कौन से साधन है, तो भूमि, श्रम और पूंजी ये तीनों जो है ये उत्पादन के साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है, तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ना किसका अध्ययन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का और पूर्ण रोजगार का, यानी कि इन तीनों का राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार इन तीनों का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका इनमें से सभी। इनमें से सभी ये सभी चीज़ें जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार इन तीनों का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है, तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से इनके 4 ऑप्शन में से व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का और व्यक्तिगत फर्म का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन के से प्रकार है, तो इनमें से सभी आर्थिक क्रियाओं के ये सभी प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश ये तीनों जो है ये क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी जो है ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। अस्थाई पूंजी जो होता है उसका उपभोग क्या होता है, तो घिसावट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थाई पूंजी का उपभोग जो है वो घिसावट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय जो रहता है किसमें सम्मिलित होता है, तो जीएनपीएमपी इसमें जो है घिसावट व्यय जो होता है वो सम्मिलित होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जीएनपीएमपी में। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। दूसरे क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जो है सम्मिलित है। बीमा सम्मिलित है, विनिर्माण सम्मिलित है, व्यापार सम्मिलित है या बैंकिंग सम्मिलित है, तो विनिर्माण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में से, ये जो विनिर्माण सेवाएं हैं ये सम्मिलित है द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार साधनों के आवंटन के 3 मौलिक समस्याएं। किसके अनुसार, इनका ऐसा किसके ने कहा था, किसके अनुसार जो क्या है कि साधनों के आवंटन के 3 मौलिक समस्याएं, किसके अनुसार, तो सैमुअल्सन के अनुसार। सैमुअल्सन के अनुसार जो है साधनों के आवंटन के 3 मौलिक समस्याएं, सैमुअल्सन के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा, मैक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है। तो ऊपर ही थोड़ी देर पहले देखे थे कि मैक्रोज जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऊपर ही ये क्वेश्चन का आंसर देखे थे कि मैक्रोज जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र का व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया, यानी किसने बांटा है, तो रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र की के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि शाखाओं के बीच बंटवारा किया, यानी कि विभाजन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में ना कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत का स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसमें अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि में या समष्टि में या दोनों में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन है वो यानी कि पढ़ाई जो किसमें किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत की मांग क्या होती है, लोच की होती है या क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं में जो कीमत की मांग होती है वो लोच ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों जो है ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होती है, तो बेलोचेदार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो बेलोचेदार होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो आर्थिक लागत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक लागत अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताएं कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कौन सी उपयोगिता है। कौन सी उपयोगिता है, तो सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है ये व्यापक अर्थशास्त्र की क्या है, तो उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है। 4 ऑप्शन में से बताना है कि सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है वो कौन सी है, तो विनिमय क्रियाएं कहलाती है। जो क्रियाएं, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं वो क्या कहलाती है, तो विनिमय क्रियाएं कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि विनिमय क्रियाएं क्या कहलाती है, तो सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं वो विनिमय क्रियाएं कहलाती है, यानी ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है, तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है ना, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, तो शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आय मांग वक्र को क्या कहा जाता है, तो एंजिल वक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉसेन के प्रथम नियम निम्न में से कौन से हैं।
आप लोगों को पता ही हुआ, आप लोग का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो गॉसेन को आप लोग जानते होंगे। तो गॉसेन का जो प्रथम यानी कि पहला नियम है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता हार्स नियम, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम जो है ये गॉसेन का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, उस गॉसेन जो उनका पहला नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता हार्स नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आप लोग को इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको आंसर के साथ मिलेगा और इसका बार बार आप लोग रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। फ्री पीडीएफ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यही वीडियो लास्ट में देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी होगा, जो ग्रुप एडमिन का नंबर होगा, उस पर आप लोग जाएगा और मैसेज कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और उसको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।